तो इतिहास के स्रोत में ना हमारे हो चुके थे ब्राह्मण साहित्य पूरा। अब हमें डिस्कस करना है ब्राह्मणोत्तर साहित्य पर। तो कल की क्लास में हम लोग ब्राह्मण साहित्य पूरा डिस्कस कर चुके थे कि ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं, है ना। तो नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला और नवरत्न एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इतिहास को जानने के स्रोत देख रहे थे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री को जानने के सोर्स क्या होंगे, यही डिस्कशन चल रहा था। तो इतिहास या फिर हम कहें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को जानने के स्रोत में हमारे सामने ये तीन चीजें, इतिहास को जानने के स्रोत, है ना। ये इसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया था। इसके तीन सोर्स होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत तो हमने क्या कर लिया था, डिस्कस करके खत्म कर दिया। साहित्यिक स्रोत में हमने क्या किया, साहित्यिक स्रोत में हमने ब्राह्मण साहित्य डिस्कस कर लिया। ब्राह्मण साहित्य क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमें डिस्कस करना है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करना है आज, ठीक है, ये वाला। तो साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य हमारा हो चुका था। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो है वो हमारी डिस्कस होना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, ठीक है। अगर यहां पर हम लिखें ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य, अगर यहां पर अपन लिखते हैं ठीक है, तो इस ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हेलो तो इस ब्राह्मणोत्तर साहित्य में ना हमारे सामने दो प्रकार के सोर्स आते हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक। तो नंबर 1 पे ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमारे सामने जो सोर्स आता है वो क्या है, नंबर 1 में जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमारे सामने जो सोर्स आता है उसको हम क्या कहेंगे, बौद्ध साहित्य। क्या कहेंगे, बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो आराम से देखना इसको कि क्या स्थिति है, कौन कौन से सेक्टर में किस क्या क्या हमारे सामने होगा। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में नंबर 1 पे हम लोग रखेंगे बौद्ध साहित्य को, बौद्ध साहित्य। नंबर 2 पे हम लोग रखेंगे जैन साहित्य, जैन साहित्य इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखो बौद्ध साहित्य हमें डिस्कस करना है। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में नंबर 1 पे क्या है, बौद्ध साहित्य, नंबर 2 पे क्या है, जैन साहित्य। तो इसमें हम लोग बौद्ध साहित्य उठाएंगे, ठीक है, नंबर 1। तो हम लोग बौद्ध साहित्य यहां पे मेन हेडिंग डालेंगे और बौद्ध साहित्य पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बौद्ध साहित्य। ठीक है, ये तो इतना हमें पता है कि बौद्ध साहित्य में यहां पर हम कहें भगवान बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा का प्रयोग किया। और बौद्ध साहित्य जो प्रारंभिक मिले हैं हमें, वो हमें पाली भाषा में मिले हैं, पाली भाषा में ये हमें मिले हैं। संस्कृत में भी इनका साहित्य है, लेकिन जो मुख्यतः है वो बौद्ध साहित्य हमारे सामने क्या है, पाली भाषा में हमारे सामने आए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बौद्ध ब्राह्मणोत्तर साहित्य में कौन कौन से, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमारे सामने ये दो, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में क्या क्या होंगे, जैन साहित्य बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो पहला टॉपिक हमारा होगा बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में अगर हम डिस्कस करें ये, तो बौद्ध साहित्य में हमारे सामने सबसे पहले आएगा त्रिपिटक, त्रिपिटक ये, ठीक है। त्रिपिटक हमारे सामने 3,
ठीक है। त्रिपिटक हमारे सामने 3, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक, ये 3, राइट। तो ये तो बौद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? पिटकों का। और ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं। क्या है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। ये क्या है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकी रचना बुद्ध के, भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई। इनकी रचना भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई, ठीक है ना। ये तो ये त्रिपिटक, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो सुत्त पिटक, अगर हम लोग देखें तो त्रिपिटक में नंबर 1, या फिर हम कहें त्रिपिटक का एक हिस्सा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह है। क्या है? सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सुत्त पिटक को हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं इन्हें, ठीक है। यानी इन्हें मतलब इसे सुत्त पिटक को हम क्या कहेंगे? इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह है और इसको हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। नंबर 2, नंबर 2 को अगर हम देखें तो नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे हमारे सामने नंबर 2 पे हमारे सामने आएगा विनय पिटक। विनय पिटक, ये ठीक है। विनय पिटक क्या है? आप समझ ही रहे हो कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम यानी नियम, है ना, कि भाई विनय दिखाती और विनयशील व्यक्ति क्या करेगा? नियम को फॉलो करेगा। तो यहां पर क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, ठीक है। नंबर 3, तो विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख, ये इसमें है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 इसमें हमारे सामने अभी धम्म पिटक, ये ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध दर्शन, फिलॉसफी क्या है? बुद्ध की, है ना, बौद्ध दर्शन का विवेचन है, इसमें का विवेचन है, ठीक है। तो ये पहला सेक्टर हमारा। तो बौद्ध अगर हम देखें यहां पर तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसमें पहला बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक,
सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिदम्भ पिटक। ठीक है, इसमें सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों वचनों का संग्रह है, जिसको हम बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसके बाद विनय पिटक, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख करता है। इसके बाद तीसरा अभिदम्भ पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन करता है कि भगवान बुद्ध या जो बौद्ध धर्म है उसका कंसेप्ट क्या है, उसका दर्शन क्या है, इसकी बात ये करता है। ठीक है, तो ये है ये तीन, तो इनको ध्यान में रखना है हमें कि ये त्रिपिटक हैं और इन त्रिपिटक के हिसाब से क्या हुआ है? काम हुआ है। ठीक है, ये तीन। अगला देखो, अगला जो इसमें आएगा ना बौद्ध धर्म के साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में अगला जो हमारे सामने आएगा वो आएगा जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाएं। अब ये क्या है? तो जातक कथाओं को अगर हम देखें तो जातक कथाओं में जो विषय वस्तु है जातक कथाओं की विषय वस्तु में अगर हम देखें तो इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ठीक है, ये है। ठीक है, नंबर अगर दूसरी बात करें तो इनकी रचना ईसा की पहली शताब्दी में शुरू हो चुकी थी, या पहली शताब्दी में प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है ना। अगली बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रचना इनमें हो चुकी थी? तो इसके साक्ष्य में मिलते हैं भरहुत और सांची के स्तूप से। सांची के स्तूप से, या इसके स्तूप में जो बेष्टनी बनी है ना, उस बेष्टनी पर उत्कीर्ण किए गए दृश्य हैं, चित्र हैं, उनसे जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, अब देखो जातक कथाएं जो हैं, जातक कथाएं गद्य और पद्य दोनों में हैं, गद्य और पद्य दोनों में हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी संख्या लगभग 550 है, लगभग 550 है। तो जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन करती हैं। ईसा की पहली शताब्दी में प्रारंभ हो चुकी थी इनकी रचना। भरत और सांची के स्तूप की बेष्टनी पे जो चित्र बनाए गए ना, दृश्य, वो इससे संबंधित हैं। और जातक कथाएं गद्य एवं पद्य दोनों में, जिनकी संख्या लगभग 550 है। ठीक है, ये आगे देखो। अगला है निकाय। अगला है निकाय, निकाय। ठीक है, निकाय। तो ये निकाय में क्या है? भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह, कहानियों का संग्रह इसमें है। किसका संग्रह है? बुद्ध के या बौद्ध धर्म के कहानियों का संग्रह इसमें है। ठीक है, तो ये ठीक है। निकाय में अगर हम बात करें, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय से हमें किसकी जानकारी? 16 महाजनपद की जानकारी हमारे सामने
हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये निकाय हैं। तो निकाय बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है, और इसमें से जो अंगुत्तर निकाय है उससे हमें क्या है 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो आगे। तो प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं या जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ हैं, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए? पाली भाषा में। और पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ है ना, ये पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ को दूसरी या पहली बीसी के बताया गया है, यानी 200 या 100 बीसी का बताया गया है, ये है। ठीक है, तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? पाली भाषा में है, और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ को 200 या 100 बीसी के आसपास बताया गया है। ठीक है, ये कंडीशन, ये होगी कंडीशन। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, हमें पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद देखो दीपवंश और महावंश, दो ग्रंथ। दीपवंश है ना, और महावंश, ये दो। देखो दीपवंश और महावंश, ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ हैं। क्या है? बौद्ध साहित्य का एक हिस्सा है। ठीक है, इन दोनों की रचना, इन दोनों की रचना कब हुई? इन दोनों की अगर हम रचना देखें तो 4वीं 5वीं शताब्दी में हुई। 4वीं 5वीं शताब्दी में। शताब्दी में रचना हुई। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें इसमें, तो इससे हमें, ये पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है, क्या है? पाली ग्रंथ है। ठीक है, इन पाली ग्रंथ से हमें क्या मिलती है? मौर्य काल की जानकारी। किसकी? मौर्य काल की हमें क्या है? जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी हमारे सामने इससे प्राप्त होती है। तो दो ग्रंथ, एक तो दीपवंश और एक महावंश, बौद्ध ग्रंथ है। 4वीं 5वीं शताब्दी में ये लिखे गए, और इनकी रचना हुई पाली में, और इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अगला है मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह। ठीक है, मिलिंद पन्ह जो है, मिलिंद पन्ह में हमारे सामने, या मिलिंद पन्ह में हमें जानकारी मिलती है, वो एक यवन राजा है। यवन राजा। ठीक है, ये मिलिंद पन्ह से जो हमें जानकारी मिलती है, ये एक यूनानी राजा है ना, यूनानी राजा है। यूनानी राजा है मीनांडर। कौन है? मीनांडर। मीनांडर। इसके और बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन। इस बार पीसीएस में पूछा भी गया था 2023 के। बौद्ध भिक्षु नागसेन, दोनों के बीच में एक वार्तालाप का वर्णन है। दोनों के बीच में किसका वर्णन है? वार्तालाप।
तो वार्तालाप कौन सा? दार्शनिक, दार्शनिक वार्तालाप। वार्तालाप का जिक्र क्या है? मिलिंदपन में किया गया है। ठीक है, अगला देखो, अगला यहां पर आता है, अगला आता है दिव्य बदान। दिव्य बदान ये आता है अगला। ठीक है, ठीक है, दिव्य बदान। अब दिव्य बदान देखो, दिव्य बदान में अनेक राजाओं की कथा है। ठीक है, दिव्य बदान में क्या है? अनेक राजाओं की कथा। अनेक राजाओं की क्या है? कथा है दिव्य बदान में। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अगला एक ग्रंथ है आर्य आर्य मंजू श्री मूल कल्प, एक ये है। ठीक है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये है। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त राजाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे राजा, मतलब बौद्ध राजाओं, गुप्त राजाओं को बौद्ध दृष्टिकोण से बताया गया है कि भाई क्या उन्होंने किया। ठीक है, ये तो इसमें गुप्त राजाओं को बौद्ध दृष्टिकोण से दर्शाया गया है। बौद्ध दृष्टिकोण से दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया? गुप्त राजाओं को। ठीक है, आगे देखो, अंगुत्तर निकाय से पता है कि 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, कुछ ग्रंथ हैं जो संस्कृत में हैं। बौद्ध, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ, ये संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो संस्कृत में जो बौद्ध ग्रंथ होंगे वो। ठीक है, तो नंबर 1 अगर हम बात करें, तो नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो महावस्तु और ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार, यहां पे ललित पुल लिखा जा रहा था ना, ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें भगवान बुद्ध, इसमें भगवान बुद्ध के जीवन व्रत, भगवान बुद्ध के जीवन व्रत का चित्रण है। भगवान बुद्ध के किसका चित्रण है? जीवन व्रत का चित्रण है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला नंबर 2 पे अगर हम देखें तो अश्वघोष।
अश्व घोष एक लेखक हैं, है ना। तो अश्व घोष ने लिखी हैं कुछ किताबें, ठीक है, वो किताबें लिखी हैं और ये संस्कृत भाषा में हैं, जैसे बुद्ध चरित्र, ठीक है, जैसे सौंदरानंद, सौंदरानंद, जैसे सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, ये लिखे हैं 3, ठीक है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित जो हैं वो ये 3, ठीक है, ये अश्व घोष ने लिखे हैं, ठीक है। तो अश्व घोष की रचनाएं हैं, इनसे हमें क्या है जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास की, या फिर हम कहें जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन बौद्ध ग्रंथों को अगर हम देखें तो बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले क्या आएगा, पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, पिटक का अर्थ क्या होता है, टोकरी। तो पिटक, पिटक 3, सत्य पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। अगर हम यहां पर लिखें पिटक, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, टोकरी, आप समझ ना, ये टोकरी, ये, और इसके अंदर क्या है, ये ग्रंथ भरे हुए हैं, ठीक है, ये तो ये कहलाएगा, ठीक है। पिटक 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार व वचनों का संग्रह है, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम्ब पिटक बौद्ध दर्शन का विवेचन है, ठीक है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन इसमें है। ईसा की पहली शताब्दी में ये प्रारंभ हो चुकी थी इनकी रचना। भरत और सांची के स्तूप की जो बेष्टनी है उस बेष्टनी पे इसके दृश्य मिलते हैं। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की घटनाओं के तो हम अनुमान लगाते हैं कि ईसा की पहली शताब्दी के आसपास इनका प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। जातक कथाएं गद्य पद्य दोनों में है और लगभग 550 इनकी संख्या है। अगला देखो निकाय, बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय, जैसे 16 महाजनपद की जानकारी इससे प्राप्त होती है। अब देखो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए 200 या 100 BC के आसपास, ठीक है। आगे देखो अन्य ग्रंथ हैं कुछ। दीपवंश महावंश 4वीं-5वीं शताब्दी में रचना हुई पाली ग्रंथ है और मौर्य काल की जानकारी यहां से मिलती है। अगला है मिलिंदपन। मिलिंदपन में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का जिक्र है। इन दोनों के दार्शनिक वार्तालाप को बताया गया है मिलिंदपन में। अगला है दिव्य बदान, इसमें अनेक राजाओं की कथा है। फिर आर्य मंजूश्री मूलकल्प, गुप्त राजाओं को बौद्ध दृष्टिकोण से यहाँ पर दिखाया गया है कि जो गुप्त राजा हैं इनका बौद्ध दृष्टिकोण क्या है। अगला है संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ, तो महावस्तु ललित विस्तार भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित हैं या चित्रण करते हैं। अगला है अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने 3 किताबें लिखी, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो इससे हमें जानकारी किसकी मिलती है, बौद्ध धर्मों की जानकारी हमारे सामने इससे आती है। और बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या मिलती है, इतिहास की जानकारी हमारे सामने दिखाई देती है। तो ये है, ठीक है। अब देखो तो ये कथाओं के माध्यम से हमारे सामने क्या है, स्थिति स्पष्ट हुई कि भैया ये बौद्ध ग्रंथ हमारे सामने थे, इनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य का हिस्सा है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में पहले नंबर पे क्या आएगा, बौद्ध साहित्य, ठीक है। आगे देखो जैन साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। ये तो जैन साहित्य में अगर हम देखें तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है, आगम कहा गया है, ठीक है। अगली बात करें तो आगमों में महत्वपूर्ण क्या है, आगमों में महत्वपूर्ण
12 अंग हैं। महत्वपूर्ण क्या है? 12 अंग हैं। और जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। किसमें? प्राकृत भाषा। ठीक है, तो बौद्ध में कौन सी भाषा थी? बौद्ध में हमारे सामने भाषा आती है पाली, और यहां पर कौन सी आती है? प्राकृत। तो जैन और बौद्ध इन दोनों में ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि बौद्ध धर्म में जो रचना हुई वो किस में हुई? पाली में, और यहां पर कौन सी हुई? प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये स्थिति। ठीक है, अब आगम की हम लोग बात करते हैं। आगम, अगर हम आगम की बात करें तो आगम में आगे देखते हैं। आगम में क्या है? आगम में 12 अंग हैं। 12 अंग हैं। ठीक है, इसके बाद 12 उपांग हैं। इसके बाद 10 प्रकीर्ण हैं। 10 प्रकीर्ण हैं। इसके बाद 6 छंद सूत्र हैं। ये ठीक है, तो आगम में ये हिस्से होंगे आगम के। ठीक है, ये ठीक, तो ये यहां पर हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आगम की हम लोग बात कर रहे थे, या जैन ग्रंथों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जैन ग्रंथ में क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक, अब देखो आगम में क्या, जैन साहित्य में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं सूत्र। सूत्र कहते हैं जिनको। ठीक है, सूत्र में अगर हम देखें तो आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र। इसमें अगला सूत्र अगर हम देखें तो अगला सूत्र जो होगा अगला सूत्र जो होगा भगवती सूत्र। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये कलर ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला सूत्र क्या होगा? भगवती सूत्र। ठीक है, और बात करें, अगर और बात करें तो इसमें हमारे सामने क्या आएगा? देखो, एक तो भगवती सूत्र, ठीक है, एक हमारे सामने आएगा आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र, ये तो इसमें देखो भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो बौद्ध ग्रंथ में किससे 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त हो रही थी? अंगुत्तर निकाय से, और यहां पर किससे हो रही है? भगवती सूत्र से। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आता है किस जैन ग्रंथ से और किस बौद्ध ग्रंथ से हमें सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है? तो जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अब देखो एक यहां पर है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। भद्रबाहु कब की? 400 बीसी में। कब की? 400 बीसी में रचना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कल्प सूत्र है। अगली अगर हम बात करें तो अगली हमारे सामने है हेमचंद्र का अगला जो हमारे सामने है वो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। हरिभद्र का समरादित्य
कथा, ठीक है। सम्रादित्य कथा, मूर्खोख्यान, मूर्खोख्यान तथा कथा कोश, कथा कोश, ये इसमें है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो उद्धोतन सूरी, उद्धोतन सूरी, उद्धोतन सूरी का एक है हमारे सामने कुवलय माला, कुवलय माला, ठीक है। इसके बाद जिनसेन, जिनसेन, जिनसेन का आदि पुराण, आदि पुराण, ठीक है। इसके बाद गुणभद्र, गुणभद्र का क्या है, उत्तर पुराण, उत्तर पुराण। तो ये जैन साहित्य में ये है, ठीक है। तो जैन साहित्य इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और जैन साहित्य में ये शामिल होते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया, आगम में महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, प्राकृत भाषाओं में है जैन साहित्य। सूत्रों की संख्या क्या है, आज संख्या तो बहुत है, आचारांग सूत्र, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र से हमारे सामने 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। आगम को अगर हम देखें तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र इसमें शामिल होते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, कल्प सूत्र, भरद्वाज ने लिखा 420 में रचना की, हेमचंद्र ने का परिशिष्ट पर्व है, हरिभद्र का सम्रादित्य कथा मूर्खोख्यान कथाकोश, उद्धोतन सूरी का कुवलय माला, जिनसेन का आदि पुराण, गुणभद्र का उत्तर पुराण, ये ठीक है। ये हमारे सामने जैन साहित्य पूरे। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में दोनों, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या थे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों। अब अगला टॉपिक हमारे सामने जो आएगा उसको हम कहेंगे लौकिक साहित्य। क्या कहेंगे, लौकिक साहित्य, ये ठीक है। तो लौकिक साहित्य हमारे सामने, तो लौकिक साहित्य में क्या मिलेगा हमें, आप बताओ। तो लौकिक साहित्य में हमें ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का वर्णन इसमें हमें मिलता है, ठीक है। तो लौकिक साहित्य में क्या है, लौकिक साहित्य को अगर हम देखें तो लौकिक साहित्य से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक हासिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद लौकिक साहित्य जो है, तो लौकिक साहित्य में जो नंबर 1 हमारे सामने है, नंबर 1 वो हमारे सामने है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र हमारे सामने क्या है, नंबर 1। हम डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र पे, ठीक है। चलो, तो अर्थशास्त्र में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है लौकिक साहित्य में, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में देखो अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, तो इनके 3 नाम मिलते हैं, है ना, 3 नाम। जैसे नील, नितिन, मुकेश है ना, एक अभिनेता, उसी तरीके से अगर हम देखें तो इनके भी क्या है, 3 नाम दिखाई देते हैं। तो एक नाम तो रचनाकार का क्या है, चाणक्य, इन्हीं का एक और नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। इन्हीं का एक और नाम है कौटिल्य, ये, तो ये 3 नाम, ठीक है। अब देखो अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखो, अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं, कितने हैं,
15 अभिकरण हैं किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक है, इन अभिकरणों में से सेकंड और थर्ड क्या है, प्राचीन है, प्राचीन है। ठीक है, अब देखो अगली बात, ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीतिक ग्रंथ है, या फिर हम कहें ये विधि ग्रंथ है, विधि ग्रंथ ये है। तो अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य वही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री ये थे। ठीक है, आगे देखो, आगे अब देखो, विशाख दत्त एक लेखक हैं, विशाख दत्त, विशाख दत्त से के जो ग्रंथ हैं वो है मुद्रा राक्षस, फिर है देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, इसके बाद है, और इनसे हमें जानकारी, इसके बाद है क्या नाम, क्या कहते हैं, सोमदेव। अभी देखते हैं क्या जानकारी इसमें है। तो अगला है सोमदेव, सोमदेव का कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये सोमदेव का है। ठीक है, इसके बाद क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का है बृहत कथा मंजरी, ये है। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों से या इन तीनों लेखकों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ना ध्यान रखना है, देवी चंद्रगुप्तम से तो गुप्त वंश की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, देवी चंद्रगुप्त से। ठीक है, अब देखो आगे, अगला है पतंजलि, या अगले हैं पतंजलि। अगले हैं पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य, इसके बाद कालिदास, कालिदास का मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, इससे इन दोनों से हमें जानकारी मिलती है शुंग काल की, शुंग काल की जानकारी हमें मिलती है, शुंग जो वंश आया था, ठीक है, शुंग डायनेस्टी, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये ग्रंथ हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना क्रम वाइज क्रम से। ठीक है, अगला हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट है अगला, अगला हमारे सामने है शूद्रक का मृक्ष कटिघम, मृक्ष कटिघम। ठीक है, इसके बाद कामंदक का नीतिसार, ये अर्थशास्त्र पर लिखा गया है, अर्थशास्त्र पर एक टीका है ये। ठीक है, इसके बाद कलहर की राज तरंगिणी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास इसमें है। ठीक है, ये लिखी कब गई, 1149-50 में ये लिखी गई। ठीक है,
किसके शासनकाल में? जय सिंह का शासनकाल, जय सिंह के शासनकाल में ये लिखी गई। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक किताब है सोमेश्वर कृत या सोमेश्वर द्वारा लिखी गई। सोमेश्वर कृत है हमारे सामने, रसमाला एवं कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी। ठीक है, इससे हमें जानकारी मिलती है इन दोनों किताबों से चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश की। ठीक है, इसके बाद मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, तो मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से भी हमें क्या है, चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है। अगर हम और देखें, और भी ग्रंथ देखें, तो गार्गी संहिता, गार्गी संहिता किसका है? गार्गी का। ठीक है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ है। इसके बाद अश्वघोष, अश्वघोष का क्या है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। इसके बाद बाणभट्ट, बाणभट्ट, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है ना, जो हर्षवर्धन था, जो हर्षवर्धन राजा था 607 से 646-47 तक। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। इसके बाद बिल्हड़, बिल्हड़, बिल्हड़ की विक्रमांगदेव चरित्र, चरित्र यानी आदि ग्रंथ। इन ग्रंथों से हमें क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। तो ये लौकिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो लौकिक ग्रंथ में हम क्या कहें, लौकिक साहित्य में हम क्या कहेंगे कि इतिहास को जानने के जो साहित्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य, तीसरा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में पहला अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक और विधि ग्रंथ है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ने इसकी क्या की, रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। 15 अभिकरण है, जिनमें से दूसरा और तीसरा क्या है, प्राचीन है ये। ठीक है, आगे तो विशाखदत्त, मुदा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, ये लिखी है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और देवी चंद्रगुप्त में हमें थोड़ी बहुत जानकारी गुप्त वंश की भी मिलती है। ठीक है, ये अब देखो, सोमदेव कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी, मौर्य वंश की जानकारी। पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालवकाग्नि, मित्र भारत के शेक्सपियर यानी कालिदास। ठीक है, तो संघ काल की जानकारी यहां से मिलती है हमें। आगे शूद्रक, मृच्छकटिकम, समाज की जानकारी मिलती है। कामंदक, नीतिसार, अर्थशास्त्र पर टीका है। कलड़ की रास्तरंगिणी, कश्मीर का पूरा इतिहास यहीं से मिलता है। 1149-50 तक का, 1149-50 में लिखी गई है। जयसिंह के शासनकाल में लिखी गई थी, यानी 12वीं शताब्दी में ये लिखी गई। सोमेश्वर का रसमाला, कीर्ति कौमुदी, चालुक्य वंश से संबंधित है, गुजरात के चालुक्य वंश। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, गुजरात के चालुक्य वंश। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा। बाणभट्ट हर्षचरित्र यानी हर्षवर्धन की जानकारी बाणभट्ट से। बिल्हड़ का विक्रमांगदेव चरित्र। इनसे हमें क्या है, बृहद जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखो, अगला इसमें अगर हम लोग देखें इतिहास को जानने का तीसरा सोर्स है, वो है विदेशी यात्रियों का
विवरण, है ना, ये तीसरा स्रोत है। तो इस तीसरे स्रोत में अगर हम देखें कौन कौन से विदेशी यात्री आएंगे, तो ये, तो इसमें जो विदेशी यात्री आएंगे ना, उन विदेशी यात्रियों में नंबर 1 पर आएंगे यूनानी यात्री। ठीक है। नंबर 2 पर यहां पर हमारे सामने क्या आएंगे, नंबर 2 पर जो यात्री हमारे सामने आएंगे वो आएंगे चीनी यात्री, चीनी यात्री। और नंबर 3 पर अगर अपन देखें तो नंबर 3 पर हमारे सामने आएंगे अरबी यात्री, अरबी यात्री। ठीक है, ये हमारे सामने कहां आएंगे, नंबर 3 पर आएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति। अब देखो यूनानी यात्री को फिर से हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1, सिकंदर के पूर्व आने वाले यात्री। नंबर 2, सिकंदर के साथ आने वाले यात्री। नंबर 3, सिकंदर के बाद आने वाले यात्री। ठीक है, तो ये इस टाइप से होंगे। तो पहला क्या है, अरबी यात्री, दूसरा क्या है, चीनी यात्री, या फिर हम कहें पहला क्या है, यूनानी यात्री, दूसरे क्या है, चीनी यात्री, और तीसरे क्या है, अरबी यात्री। ये क्रम से। तो यूनानी यात्री ये 3 प्रकार से। ठीक है, तो देखो यात्रियों के विवरण में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा यूनानी यात्री। ठीक है, ये यूनानी यात्री में वही 3, सिकंदर के पूर्व, सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद। ये ठीक है, तो सिकंदर के पूर्व, सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद, इस प्रकार के ये 3 यात्री जो थे यूनानी यात्री, उनको इन 3 कैटेगरी में किया जाता है। सिकंदर के पूर्व कौन, सिकंदर के पूर्व अगर हम बात करें तो सिकंदर के पूर्व यात्री जो है इनमें नंबर 1 टेरियस। ठीक है, नंबर 2 हेरोडोट्स, हेरोडोट्स। ठीक है, सिकंदर के साथ जो यात्री है वो कौन कौन, तो इनको भी अगर हम देखें, सिकंदर के साथ जो आए वो निर्याकस, निर्याकस। नंबर 2 ओनेसिक्रेट्स, ओनेसिक्रेट्स। नंबर 3 ओरिस्टोबुलस, ओरिस्टोबुलस, ये नंबर 3। ठीक है, अब सिकंदर के बाद जो आए, जो सिकंदर के बाद आए, देखो मेगास्थनीज, इंडिका का लेखक। ठीक है, नंबर 2 डायमेकस, और नंबर 3
डायोनीसियस, डायोनीसियस, ये 3 यात्री आए। ठीक है, तो मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस। तो सिकंदर के पूर्व ये टेरियस, हेरोडोटस। सिकंदर के बाद, सिकंदर के पूर्व ये, सिकंदर के साथ निरियाकस, ओनेसिक्रेट्स, अरिस्टोबुलस, और सिकंदर के बाद ये। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये थे। सिकंदर के पूर्व टेरियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ निरियाकस, ओनेसिक्रेट्स और अरिस्टोबुलस। नंबर 3 सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। ठीक है, ये यात्री। इसके बाद चीनी यात्री फाइयान, हुएनसांग, टित्सिंग। उसके बाद अरबी यात्री। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके क्रम से करेंगे और ये सेगमेंट अपना क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे का अपन। तो इतना हुआ ना, तो इसको अपन को देखना है, ठीक, कि क्या स्थिति थी।